गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुलदीप सर केजीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का भूगोल चैप्टर नंबर 1। बच्चों, भूगोल के अंदर आपकी ना दो बुक है। एक है बुक हमारा पर्यावरण एंड एक है हमारी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। बच्चों, जिसके अंदर हम पहली बुक अपनी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके अंदर बच्चों हम पहले चैप्टर को ढंग से आप पढ़ेंगे आज, ठीक है, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। पहले बच्चों हम इसके अंदर ये जानेंगे कि आखिरकार भूगोल का अर्थ क्या है। ठीक है, कुछ विद्वान है, ठीक है, उन्होंने अपनी बातों को रखा है भूगोल के अंदर। हम उनकी कुछ बातों को काफी अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में बच्चों हम ये भी देखेंगे कि जो क्लास 10 वही 6 से 10 तक आप भूगोल पढ़ते थे ना, वो एक सोशल साइंस के रूप में पढ़ते थे। ठीक है, ठीक, सोशल साइंस के रूप में। लेकिन जब बच्चों आप क्लास 11th में आ जाते हो ना, तो वहां पर आपको जो भूगोल है ना, वो एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो बच्चों हम इसके बारे में जानेंगे कि जो हमारा पहला चैप्टर यानी कि भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, एक भूमिका बनाएंगे एंड भूगोल की परिभाषा को देखने का प्रयास करेंगे। साथ में उसके कुछ उपागम है, ठीक है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। एंड बच्चों हम ये भी जानेंगे कि जो भूगोल है उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। साथ में जो भौतिक भूगोल है हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका आखिरकार महत्व क्या है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, ये बच्चों हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, जो ये जो भूगोल है ना बच्चों, ठीक है, जो भूगोल आप पढ़ते थे क्लास 10 तक, जो आपके चैप्टर के अंदर एक इंट्रोडक्शन के रूप में बताया गया, ठीक है, जिसके अंदर आप भूगोल को जो पढ़ते थे ना, भूगोल, जब आप भूगोल को पढ़ते थे ना, इसको क्लास 10th तक आप कैसे पढ़ते थे, 6 से 10th तक, इसको आप सोशल साइंस, आप ना बच्चों इसको क्लास 6 से लेके 12th तक, 10th तक सॉरी, उसको आप सोशल साइंस के रूप में ज्योग्राफी को देखने का प्रयास करते थे। लेकिन बच्चों जब आप क्लास 11th में आते हो ना, तो आपको जो भूगोल है ना, वो क्या, एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसके अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भूगोल है आखिरकार उसका अर्थ क्या है, ठीक है, और उसका स्वरूप हमें किस प्रकार देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, बच्चों भूगोल के लिए अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो ज्योग्राफी किया जाता है। ठीक है, और इस शब्द का जो सर्वप्रथम जिसने प्रयोग किया जाता है ना, जिसने इस शब्द का यानी ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ना बच्चों, वो है इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज, इन्होंने सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द है उसका बच्चों प्रयोग किया था। ठीक है, और ज्योग्राफी शब्द जो है वो बच्चों ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी बच्चों जो ज्योग्राफी शब्द है ना, वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बच्चों जियो। जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है बच्चों पृथ्वी। यानी कि बच्चों जियो जो होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बच्चों पृथ्वी। ठीक है, और फिर ग्रेफोस, ठीक है, ग्रेफोस, यानी इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि वर्णन करना किसी चीज का। ठीक है, यानी कि जियो प्लस ग्रेफोस से मिलकर क्या बना है, हमारा ज्योग्राफी शब्द बना है। ठीक है, बना है। इसलिए भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन, या फिर आप बोल सकते हो कि पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, ये बच्चों ज्योग्राफी जो शब्द है उसका अर्थ होता है। ठीक है, अब जो ज्योग्राफी शब्द है ना बच्चों, आप उसको हिंदी में क्या बोलते हो, हिंदी में बच्चों आप उसको क्या बोलते हो, भूगोल। लेकिन जब आप इंग्लिश में जाते हो तब क्या बोलते हो, तब उसको ज्योग्राफी बोलते हो।
लेकिन जब आप ग्रीक भाषा में बोलते हो उसको ना, तो क्या बोलते हो बच्चों? जब आप ग्रीक भाषा में इसको बोलते हो ना, तो इसको बोलते हो ग्रेफोस। ठीक है। अब बच्चों हम इसके अंदर जानेंगे, ये भूगोल है ना, वो भूगोल पृथ्वी को मानव के निवास स्थान के रूप में देखता है। यानी कि जो भूगोल है ना बच्चों, वो क्या है? पृथ्वी के रूप में ना, जो पृथ्वी है उस पर मानव का जो निवास है उसके रूप में देखने का प्रयास करता है। यानी कि बच्चों जो भूगोल की हम बात करते हैं ना, जो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे आसपास दिखने वाली जितने भी जो सामान होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? आपको प्राकृतिक संसाधन के रूप में दिखने को मिलेंगे, मानव निर्मित संसाधन के रूप में देखने को मिलेंगे। यही दो प्रकार के संसाधन देखने को मिलते हैं ना हमें अपने आसपास। ये जो हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो प्रकृति से देखने को मिले। ठीक है। यानी कि भूगोल पृथ्वी को मानव विकास के निवास स्थान के रूप में देखता है। इसमें पृथ्वी के कैसा प्राकृतिक रूप जिसके अंदर बच्चों आप मिट्टी को देखते हो, पेड़ पौधों को देखते हो, जानवरों को देखते हो। ठीक है। मानवीय गतिविधियों, यानी कि जो बच्चों मानवीय गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जो कि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? खेती करते हैं। ठीक है। खेती की जाती है। साथ में बच्चों क्या होता है? हम कोई उद्योग धंधा करते हैं। वो कैसे? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना बच्चों, उनके द्वारा हम क्या करते हैं? मानवीय गतिविधियों को किया जाता है तथा दोनों के जो पारस्परिक जो संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चों जो भूगोल है उसके अंदर हमारा जो मानवीय गतिविधियां और जो प्राकृतिक स्वरूप है ना, इन दोनों को मिलाकर क्या पारस्परिक रूप से क्या किया जाता है? इनका अध्ययन किया जाता है बच्चों। ठीक है। साथ में हम भूगोल के अंदर क्या देखते हैं? पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान, नदियां, महासागर, जलवायु और वनस्पति जैसे प्राकृतिक तत्वों के साथ जनसंख्या, बस्तियों तथा मानव के कार्यों को भी भूगोल के अंतर्गत समझा जाता है। यानी कि बच्चों जब भूगोल आप पढ़ते हो ना, जैसे जैसे आप आगे के अपने चैप्टर पढ़ोगे ना, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पर्वतों के बारे में पढ़ोगे, पठार के बारे में पढ़ोगे, मैदान के बारे में पढ़ोगे, साथ में मैदान के टाइप पढ़ोगे। ठीक है। एंड पर्वत के टाइप पढ़ोगे। ठीक है। आप ये भी पढ़ोगे कि जो पर्वत हैं वो बनते कैसे हैं। ठीक है। साथ में इनका निर्माण कैसे होता है। नदियों के बारे में आप काफी विस्तार से पढ़ोगे। ठीक है। एंड साथ में हम बच्चों ये भी देखेंगे जो महासागर है, जो हमारा 5वां चैप्टर है महाद्वीपीय विस्थापन, उसके अंदर हम बच्चों ये देखेंगे कि जो महाद्वीप है ना, उस समय के साथ साथ कैसे विकसित होते गए और पहले हमें जो महासागर थे वो किस रूप में दिखाई देते थे, और आज हमें वो महासागर अलग अलग नाम से 7 महासागर देखने को मिलते हैं बच्चों, 5 महासागर देखने को मिलते हैं। ठीक है। एंड जो वनस्पति होती है और जो जलवायु होती है, इसके अंदर बच्चों हम ये देखेंगे कि जो जलवायु है और जो मौसम है उसके अंदर क्या अंतर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम ये देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। प्राकृतिक तत्वों के साथ यानी कि जनसंख्या, ज्योग्राफी के अंदर जनसंख्या, जो बस्तियां होती है वो किस प्रकार की बनाई जाती है तथा मानव के कार्यों का भी भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो बच्चों जो आपकी दूसरी बुक है जिसके अंदर जो परिवहन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। उद्योग धंधे होते हैं, जो मानव की बस्तियां होती हैं और उनकी जो जनसंख्या है ना, उसको भी ज्योग्राफी के अंदर क्या किया जाता है बच्चों? उसका भी ज्योग्राफी के अंदर अध्ययन किया जाता है बच्चों। ठीक है। साथ में भूगोल की यह विशेषता है कि यह प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से प्राप्त जानकारियों का संश्लेषण करके पृथ्वी को एक संपूर्ण इकाई के रूप में समझने का प्रयास करता है। यानी कि बच्चों जो पृथ्वी है ना, वो प्रकृति के साथ साथ क्या करती है? सामाजिक विशेषताओं से जो जानकारी प्राप्त होती है ना, ठीक है, जानकारियों का प्रयोग कर क्या करता है?
संपूर्ण जो ज्योग्राफी होती है ना, उसका हमें एक रूप देखने को मिलता है, सामाजिक विशेषताओं के आधार पर और प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर। ठीक है बच्चों। साथ में बच्चों हम ये देखेंगे कि जो एक यूनानी विद्वान थे ना, उनका नाम था कि हिएक्टियस, हिहेक्टियस, हिकेटियस, हिकेटियस, हिकेटियस। ठीक है, इनका जो नाम था। ठीक है बच्चों, इन्होंने ना भूगोल के आरंभिक विद्वानों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यानी कि जितने भी आरंभिक शुरुआत में जो क्या थे, विद्वान थे, जिन्होंने ज्योग्राफी के बारे में बताया था, उनमें क्या है, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, ये काफी बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो हेक्टियस है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है बच्चों। ठीक है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है ना बच्चों, वो क्या लिखी है, जेस प्रियोडोस, जेस प्रियोडोस। ठीक है, इन्होंने क्या लिखी है, इन्होंने बच्चों पुस्तक लिखी है। ठीक है, और तत्कालीन और इन्होंने ना बच्चों जो भूगोल के अंदर है ना, जो उनकी भूगोलिक जो जानकारी है ना, उसको क्या किया है, व्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का इन्होंने काम किया है। ठीक है बच्चों, फिर देखेंगे हमें जो भूगोल है वो क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या जाना, हमने ये जाना बच्चों, भूगोल का अर्थ जाना हमने। ठीक है, भूगोल के अंदर हमने ये देखा कि जो भूगोल है वो किन दो शब्दों से बना है। ठीक है, साथ में बच्चों हमने ये जाना कि जो भूगोल के अंदर ना क्या क्या शामिल होता है, जैसे मानव की आर्थिक गतिविधियां एवं भूगोल की जो विविधताएं होती हैं। ठीक, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब के बारे में बच्चों ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, और अब हम बच्चों ये देखेंगे कि जो हमें भूगोल है वो क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी, क्यों भूगोल इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना चाहिए एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है बच्चों, जो भूगोल है ना, वो पृथ्वी की विविधताओं को समझने के लिए ना आवश्यक होता है। अब विविधता का मतलब बच्चे काफी कमेंट करेंगे कि डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, जब आप समाज के अंदर रहते हो ना, तो आपके अंदर ना आप देखोगे आपको अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी होती ना वो देखने को मिलेगी। साथ में आप जिन लोगों के समाज के साथ रहते हो, ठीक है, ठीक है, उनके अलग अलग धर्म होंगे, अलग अलग जाति होंगी। ठीक है, साथ में उनके जो कार्य करने के तरीके होते हैं ना वो अलग अलग होंगे, आपसे कुछ डिफरेंस दिख रहे होंगे। ठीक है, आपके समान नहीं प्रतीत होते होंगे। ठीक है, उनकी भाषा अलग होगी, उनके त्योहार अलग होंगे। तो बच्चों जो ये हमें सब देखने को मिलता है ना, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को बच्चों डाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भूगोल हमें पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी की बनावट यानी पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, समुद्र और मरुस्थल जैसे स्थल रूपों में के निर्माण एवं वितरण को समझाने में सहायता है। यानी कि बच्चों जो भूगोल है ना विविधता के अंदर हमें ये बताएगा कि जो पर्वत होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, कौन किन नाम से पर्वतों को जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो पर्वत होते हैं ना बच्चों, इनके कई नाम होते हैं अपने। ठीक है, साथ में बच्चों जो पठार होते हैं, पठार का निर्माण कैसे होता है और ये मरुस्थल कैसे बनते हैं। ठीक है, साथ में नदियां कैसे बनती हैं, ये सब क्या है ना बच्चों पृथ्वी के अंदर हमें डाइवर्सिटी के रूप में, विविधता के रूप में देखने को मिलती है, जो कि पृथ्वी की बनावट को क्या करते हैं, पृथ्वी की बनावट में अपना योगदान देते हैं बच्चों। ठीक है, साथ में बच्चों हम अब ये देखने की कोशिश करेंगे जो प्रकृति और मानव के परस्पर संबंध को जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो प्रकृति है और मानव, उन दोनों के बीच क्या संबंध है। ठीक है, यानी कि आप मानव हो, मान लेते हैं, ठीक है, आप मानव हो, आप प्रकृति से क्या क्या लेते हो, आप प्रकृति से लेते हो, ठीक है, कुछ सामान, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वो क्या देते हैं आपको, फल देते हैं। ठीक है, वो क्या देते हैं आपको, फल देते हैं। तो ये क्या होता है ना, ये आप मनुष्य और प्रकृति के बीच यहाँ पे हमें संबंध देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, यानी कि इसके अध्ययन से पता चलता है कि जलवायु, मिट्टी, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक तत्व मानव के रहन सहन,
व्यवसाय तथा अन्य गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी कि बच्चों जो प्राकृतिक संसाधन है और मानव की जरूरतों में क्या होता है, मानव की जरूरतें जो होती हैं बच्चों वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। ठीक है, जिस प्रकार जो मिट्टी आपको मिलती है ना प्राकृतिक संसाधन के रूप में मिलती है। ठीक है, जब आप उस पर खेती करते हो ना, जिससे क्या होता है फसल उगाई जाती है, तो आप अगर उपजाऊ मिट्टी है तो आप अच्छी फसल उगा सकते हो, और उपजाऊ मिट्टी नहीं है तो उतनी बढ़िया फसल नहीं उगेगी। ये जो हमें दिखाने का काम करता है ना बच्चों, वो क्या करता है, ये प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध है वो देखने का यहाँ पे मिलता है। ठीक है बच्चों, और अब हम ये देखते हैं कि जो जल होता है, जल क्या करता है, मानव अपने जीवन यापन के लिए क्या करता है, इसका प्रयोग करता है। वनस्पति, ठीक है, और जो जलवायु होती है ना बच्चों, ये जलवायु क्या करती है, जलवायु एक दिन में कोई परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन ये लाखों वर्षों बाद क्या होता परिवर्तित होती नजर आती है बच्चों में। ठीक है, तो जलवायु का मानव के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि बच्चों की जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उनका जो मनुष्य है ना वो कैसे विवेकपूर्ण उपयोग करता है। ठीक है, वो कैसे, यानी कि आपको कोई संसाधन दे दिया गया, मान लो आपको पानी जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, आपको दे दिया गया। ठीक है, अब इस संसाधन को ना आप विवेकपूर्ण यानी सही तरीके से इस्तेमाल करते हो या गलत तरीके से, आप ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो भूगोल हमें बताता है ना बच्चों कि कोई संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त है उसका हम सही से प्रयोग करें। ठीक है बच्चों, इसलिए और वो हमें कुछ तरीके भी बताता है कि कैसे हम उस संसाधन का सुरक्षित रख सकते हैं और आने वाली जो पीढ़ी है उसके काम आ सके। ठीक है, यानी कि भूगोल हमें भूमि, जल, वन, खनिज और ऊर्जा संसाधनों का संतुलित उपयोग करना तथा भावी पीढ़ियों के लिए उसका संरक्षण करना क्या करता है, सिखाता है बच्चों। ठीक है, फिर समाज और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, यानी कि बच्चों जो समाज है वो जो अर्थव्यवस्था है ना उसको समझने के लिए भी ना भूगोल की आवश्यकता होती है। वो कैसे बच्चों, यानी कि गांव और नगरों का विकास, जो गांव है वो नगर है उनका कैसे विकास हुआ, ये ज्योग्राफी से होता है। ठीक है, और इसका ज्योग्राफी जो गांव और नगर होते हैं ना इनका जो विकास हो रहा है ना, इसके अंदर ज्योग्राफी की क्या भूमिका है। ठीक है, साथ में जनसंख्या का वितरण, परिवहन देखने को मिलता है, कृषि देखने को मिलती है, उद्योग, व्यापार जैसी गतिविधियों का अध्ययन करके हम सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यानी कि बच्चों ये जो विषय हैं कुछ, इनका जो अध्ययन अगर हम करते हैं ना तो हम क्या कर पाएंगे ना, अध्ययन करके हम समाज की जो आर्थिक व्यवस्था है ना उसको क्या करेंगे, बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, जो कि इसके अंदर हमें भूगोल काफी ज्यादा मदद करती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे जो वैश्विक दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए, यानी कि ये वैश्विक दृष्टिकोण है उससे विकसित करने के लिए ना क्यों ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है। यानी कि भूगोल ये स्पष्ट करता है कि विश्व के सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हैं, यानी कि बच्चों जो विश्व है उसके सभी जो देश होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, जुड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए किसी स्थान पर होने वाला प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदा दूसरे क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी कि बच्चों जो प्रदूषण होता है ना वो किसी एक देश को ना प्रभावित नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, पूरे विश्व को प्रभावित करने का काम करता है। इसी प्रकार बच्चों जो जलवायु है ना वो भी क्या करती है, पूरे जो विश्व है उसको प्रभावित करने का कार्य करती है। ठीक है, अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने बच्चों हमने ये देख लिया है कि जो भूगोल है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, फिर हमने ये भी देख लिया कि जो भूगोल है वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी बच्चों हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो भूगोल है एक वैज्ञानिक जो विषय के रूप में इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। ठीक है,
ये आपके चैप्टर में एक हेडिंग है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी कि भूगोल केवल क्या करता है, पृथ्वी का वर्णन नहीं करता। यानी कि बच्चों जो भूगोल है ना, वो केवल केवल कुछ लोग मानते हैं कि जो पृथ्वी का वर्णन करता है, बिल्कुल नहीं बच्चों। यानी कि ये केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं करता है, बल्कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्या, प्राकृतिक और मानवीय तत्वों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कराता है। इस अध्याय में मुख्यतः हम 3 प्रश्न पूछते हैं कि क्या, कहां और क्यों। यानी कि कोई संसाधन है ना बच्चों, वो क्या है इसके बारे में, साथ में कहां, वो कहां पाया गया, क्यों, उसका क्या उपयोग हो सकता है, इन सब के बारे में बच्चों हम जानेंगे। ठीक है, यानी कि क्या, यानी कि क्या पाया जाता है, यानी इस प्रश्न के माध्यम से किसी स्थान पर मौजूद प्राकृतिक और मानवीय तत्वों की पहचान की जाती है। जैसे पर्वत हो गया, नदियां, मिट्टी, जलवायु, फसलें, जनसंख्या और नगर। यानी कि बच्चों जो क्या प्रश्न ये पूछता है ना, इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी स्थान पर ना मौजूद प्राकृतिक और मानवीय तत्वों की क्या की जाती है, इसके क्या के मतलब से इसकी पहचान की जाती है। और जैसे कि इसका कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, पर्वत है, जानोगे ना पर्वत है, ठीक है। नदियां क्यों देखने को मिलती, मिट्टी, जलवायु, फसलें, जनसंख्या और नगर, ठीक है। फिर ऐसे ही कहाँ, ये क्वेश्चन मांगता, इसकी जो कहाँ पे मतलब होता है ना, किस स्थान पर पाया जाता है। यानी कि इसमें यह पता लगाया जाता है कि कोई भौगोलिक तत्व या कोई भौगोलिक संसाधन पृथ्वी के किन क्षेत्रों में स्थित है तथा उसका विस्तार कहाँ तक है। यानी कि बच्चों इसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भौगोलिक तत्व है ना, यानी कि भौगोलिक संसाधन है ना, वो कहाँ और किस क्षेत्र में ना स्थित है, उसका विस्तार कहां तक है, इसके बारे में बताता है बच्चों। ठीक है, फिर क्यों, वह वहीं क्यों पाया जाता है। यानी कोई संसाधन है, ठीक है, तो जिस जगह पे पाया जाता है ना, अब हम ये भी तो जानने की कोशिश करेंगे ना कि ये क्यों यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चों इस प्रश्न के अंतर्गत किसी भौगोलिक तत्व के ना स्थान, वितरण, स्वरूप के पीछे मौजूद कारणों की व्याख्या की जाती है। यानी कि कोई भौगोलिक तत्व है ना, उसका स्थान है, ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इसी स्थान पर क्यों पाया जाता है। फिर हम उसके वितरण और स्वरूप के पीछे जो मौजूद कुछ कारण है उनके बारे में क्या करते हैं बच्चों, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो भूगोल है इसके अध्ययन के ना कुछ उपागम है, उनके बारे में 2 उपागम पाए जाते हैं। ठीक है, पहला बच्चों जो है वो क्या है, विषय वस्तुगत उपागम, यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है, इसके बारे में जानने, और यहाँ बच्चों जो उपागम लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बच्चों होता है अप्रोच। इसका मतलब बच्चों होता है, उपागम का मतलब अप्रोच। ठीक है, यानी भूगोल एक अंतर विषयक है, अंतर विषयक विषय है, क्योंकि यह क्या करता है, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त जानकारियों को जोड़कर पृथ्वी का अध्ययन कराता है। भूगोल के अध्ययन के ना 2 प्रमुख उपागम है, जो कि एक पहला है आपका विषय वस्तुगत उपागम। यानी कि बच्चों जो भूगोल है ना, वो क्या है, एक अंतर विषयक विषय है। ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है ना, प्राकृतिक और समाज के जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त जो जानकारियां है ना, उनको क्या करता है, जोड़ कर ना पृथ्वी का क्या करता है, अध्ययन कराता है। ठीक है, अब इसके 2 उपागम है वो देखने की कोशिश करेंगे। मतलब एक है हमारा सिस्टोमेटिक अप्रोच, यानी कि विषय वस्तुगत उपागम। इसे सामान्यता क्या कहा जाता है, इसे ही सामान्यता ना भूगोल कहा जाता है। ये जो सिस्टोमेटिक अप्रोच है ना, इसी को, इस उपागम के आरंभ जो हुआ था, इस उपागम का आरंभ जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, ठीक है, इन्होंने किया था, ने किया था।
उन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी कि बच्चों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जो सिस्टोमेटिक अप्रोच है ना, सिस्टोमेट्रिक अप्रोच जो है क्या है, सिस्टोमेटिक अप्रोच जो है बच्चों, ठीक है, वो क्या है, उसको किसने दिया, उसका जो आरंभ किया ना बच्चों, वो किसने किया, अलेक्जेंडर वोन हमबोल्ट ने किया। ठीक, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ने किया है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें व्यवस्थित भूगोल का ना बच्चों जनक माना जाता है। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करेंगे बच्चों, इनमें किसी एक भौगोलिक तत्व का अध्ययन या संपूर्ण विश्व के संदर्भ में किया जाता है। यानी कि कोई एक भौगोलिक तत्व है, यानी कोई एक भौगोलिक संसाधन मान सकते हैं हम, ठीक है, उसका ना संपूर्ण विश्व के स्तर पर ना अध्ययन किया जाता है। जैसे मेरे यहाँ, हमारे यहाँ ना मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी कई प्रकार की होती है, लाल होती है, पीली मिट्टी होती है, कई प्रकार की होती है। ठीक, आने वाले हम चैप्टरों में देखने का उनके प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, उसका अध्ययन हमारे यहाँ तो करेगा, लेकिन उसका जो अध्ययन है ना, वो संपूर्ण विश्व के संदर्भ में क्या किया जाता है, इस उपागम के अंदर क्या किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है विश्व के स्तर पर। ठीक है, साथ में अध्ययन के बाद उस तत्व को उसकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। यानी कि बच्चों अब मैंने आपको मिट्टी बताई दी, अब मिट्टी क्या है ना, अब मिट्टी पूरे विश्व में मिली है, ठीक है। अब उनको ना कुछ उनके गुण धर्म होते हैं, कुछ उन्हें रंगों के आधार पर बांटा गया, तो उन्हें क्या करता है ना, यानी कि अध्ययन के बाद उस तत्व को उसकी विशेषताएं, यानी जो मिट्टी होती है अलग अलग प्रकार की, उनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है, उनको क्या करेगा, अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। यानी कि जब मिट्टी के आप प्रकार पढ़ते हो ना, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, ये क्या करता है, जो उपागम है ना, इसको अलग अलग विशेषताओं के आधार पर ना बांटने का काम करता है बच्चों। ठीक है, फिर अब हम देखने की कोशिश करेंगे, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ठीक है, इस उपागम से रिलेटेड, ताकि आप क्या कर सको, काफी बढ़िया से समझ सको। ठीक है, यानी कि पहले विश्व की मिट्टियों का अध्ययन किया जाएगा। मैंने इस उपागम के अंदर आपको बताया कि जो पहला है ना, वो क्या किया जाएगा, पहले जो मिट्टी है विश्व स्तर पर, उसका क्या किया जाए, अध्ययन किया जाएगा, और फिर उनकी विशेषताओं के आधार पर जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट मिट्टी जैसे प्रकारों में क्या किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो प्रादेशिक उपागम है वो क्या है, यानी कि रीजनल अप्रोच क्या है, इसकी जो रीजनल अप्रोच है ना बच्चों, वो क्या है। जो रीजनल अप्रोच थी ना बच्चों, वो किसने दी थी, यानी कि रीजनल जो अप्रोच है ना बच्चों, इसका जो विकास जो हुआ था, इसका विकास जो हुआ था वो किसने किया था, वो भूगोल वेता थे कार्ल रिटर, ठीक है, इन्होंने किया था। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें विश्व को विभिन्न प्रदेशों में बांटकर प्रत्येक प्रदेश की प्राकृतिक और मानवीय विशेषताओं का एक साथ अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चों इसमें क्या, उसके अंदर क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच को, कोई जो संसाधन होता है उसको विश्व के स्तर पर, सभी स्तर पर क्या किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे बच्चों ना प्रदेश, तो यहाँ पे प्रदेश की जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उनको बांट कर किया जाता है, विश्व स्तर पे नहीं किया जाता। यानी कि विश्व को विभिन्न प्रदेशों में बांटकर प्रत्येक प्रदेश की प्राकृतिक और मानवीय विशेषताओं का एक साथ अध्ययन किया जाता है। यानी कि प्रदेश की प्राकृतिक जो स्वरूप है वो, और मानवीय विशेषताओं का एक जो होती है उनका अध्ययन इसके अंदर बच्चों किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, प्रदेशों का निर्धारण प्राकृतिक विशेषताओं, राजनीतिक सीमाओं अथवा किसी अन्य अवशिष्ट आधार पर किया जाता है। यानी कि जो प्रदेश है ना, उसका जो निर्धारण है वो प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है, या तो बच्चों वो राजनीतिक सीमाओं अथवा किसी अन्य जो विशिष्ट आधार है ना, उसके आधार पर किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों, एक है, अब हम क्या करेंगे ना, हमने जो उपागम पढ़ लिए बच्चों, ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो शाखाएं हैं भूगोल की, वो क्या क्या है। ठीक है, यानी कि विषय वस्तु उपागम में किसी एक भौगोलिक तत्व या स्तर पर, विश्व स्तर पर
क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इस उपागम के आधार पर भूगोल जो है वो 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। यानी कि बच्चों जो भूगोल है, जो हमारी विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच, उसके अंदर जो बच्चों भूगोल है ना, उसको 3 आधारों में क्या किया गया है, 3 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है। पहला भौतिक भूगोल, फिर मानव भूगोल और जीव भूगोल। ठीक है, इन तीनों के बारे में बच्चों हम काफी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, हम अपना जो स्टार्ट करेंगे कि भौतिक भूगोल, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि बच्चों जो भौतिक भूगोल है ना, भौतिक भूगोल में क्या किया जाता है, भौतिक भूगोल में पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप, यानी कि जो पृथ्वी होता है ना, उसका प्राकृतिक स्वरूप होता है। ठीक है, प्राकृतिक स्वरूप तथा उससे संबंधित जो प्रक्रिया है का क्या किया जाता, अध्ययन किया जाता है। और इसको भी जो भौतिक भूगोल है ना बच्चों, इसकी भी 4 शाखाओं में बांटा गया, यानी कि मतलब प्राकृतिक स्वरूप और उससे संबंधित प्रक्रिया का क्या मतलब है बच्चों, यानी कि कोई वस्तु प्रकृति के रूप में कोई वस्तु निर्माण हो रही है। ठीक है, जैसे पठार या पर्वत का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक बच्चों, अब उसके अंदर हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जब निर्माण हो रहा है ना, तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, उसके बारे में बच्चों क्या होता है, भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसकी जो 4 शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं बच्चों। ठीक है, एक तो बच्चों है, एक जो है भू आकृतिक विज्ञान, भू, दूसरा बच्चों है जलवायु विज्ञान, तीसरा है समुद्र विज्ञान, और ये चौथा है बच्चों वो है मृदा विज्ञान, यानी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। मृदा यानी सोइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो भू आकृतिक विज्ञान है बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी बच्चों इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पठार के बारे में पढ़ते हैं, मैदान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर साथ में हम क्या पढ़ेंगे, घाटी पढ़ेंगे। और जो घाटी होती है उससे कुछ स्थलाकृतियां बनती है, जैसे बी आकार की, यू आकार की, इसी कुछ स्थलाकृतियां बनती है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये आपके आगे वाले चैप्टरों के अंदर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, स्थलाकृतियों की उत्पत्ति कैसे होती है, साथ में विकास और उन्हें बदलने वाली जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। यानी कि जो पठार अगर कोई निर्माण हो रहा है, कोई स्थलाकृति बन रही है, ठीक है, उसका जो है विकास हो रहा है और उसके अंदर बदलने, जो उसके अलग अलग आकार में बदलती रहती है, ठीक, उसके अंदर होने वाली जो कुछ प्रक्रियाएं होगी तभी तो होगी प्राकृतिक, तो उसके बारे में जाना जाता है बच्चों। ठीक है, वो प्राकृतिक विज्ञान के अंदर मैं सिंपल आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम ये जानेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो अंदर से किस प्रकार की है, कौन कौन से उसके अंदर पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे सॉलिड प्राप्त होता है, सेमी सॉलिड प्राप्त होता है, लिक्विड प्राप्त होता है। ठीक है, गैस कौन कौन सी प्राप्त होती है। ठीक है, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे ना बच्चों, उसके अंदर हम ये जानेंगे। साथ में इसके अंदर हम ये भी देखने का कोशिश करते हैं कि महाद्वीपों का या महासागरों का जो निर्माण है बच्चों वो कैसे हुआ। ठीक है, और वर्तमान में हमें किस प्रकार जो महासागर हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों,
इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है, जलवायु विज्ञान। इसमें बच्चों हम वायुमंडल की क्या करते हैं, संरचना पढ़ते हैं। मौसम, मौसम के तत्व होते हैं, ठीक है। फिर दीर्घकालीन जलवायु दशा तथा विभिन्न जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो बच्चों जलवायु विज्ञान है ना, इसके अंदर हम वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम मौसम, वर्षा, ओस, पाला, कुहारा, कोशा, इन सब के बारे में बच्चों हम पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा मौसम परिवर्तित हो रहा है ना, गर्मी, सर्दी, इसके क्या कारण है, ठीक है। साथ में जो हमारा वायुमंडल बना है, उसके अंदर कौन कौन सी परतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उन परतों का क्या काम होता है, और साथ में बच्चों हम ये भी देखेंगे कि जो कौन सी ऐसी परत है ना, जिसके अंदर जो वायुमंडल है, जो हमारा वायुयान होता है ना, उसको हम आसानी से उड़ा सकते हैं, कौन सी परत के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में बच्चों हम जानेंगे अपने आगे वाले चैप्टरों के अंदर, ठीक है। फिर जो बच्चों है जल विज्ञान। जल विज्ञान यानी कि इसको बच्चों, जल विज्ञान को ना, इसको कहा क्या जाता है, इसको बच्चों समुद्र विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, समुद्र विज्ञान। जल विज्ञान को बच्चों समुद्र विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस शाखा में हम क्या पढ़ेंगे, महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, झीलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भूजल और पृथ्वी पर उपलब्ध अन्य जल स्रोतों के वितरण एवं उनकी गतिविधियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीव जगत और मानवीय कार्यों पर जल के प्रभाव को भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि बच्चों जल विज्ञान है ना, इसके अंदर हम पूरी तरह से जल के जो इतने भी स्रोत है, समुद्र, महासागर, ठीक है, हमारे जो झीलें होती है, नदियां होती हैं, उनके बारे में जल विज्ञान यानी कि समुद्र विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और भूआकृतिक विज्ञान के अंदर कोई पर्वत कैसे बना, पठार कैसे बना, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब के बारे में बच्चों हम भूआकृतिक विज्ञान के अंदर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब जलवायु विज्ञान है, इसके अंदर बच्चों हम मौसम के बारे में पढ़ते हैं कि मौसम का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से मौसम हमें देखने को मिलते हैं। जब बच्चों हम पृथ्वी की गतियों वाला एक चैप्टर था जो क्लास 6 के अंदर है, आप देखोगे ना वो कैसे कैसे मौसम बदलता है, ठीक है। उसके अंदर बताया गया है कब शीत ऋतु देखने को मिलेगी, कब ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलेगी, कब बसंत ऋतु देखने को मिलेगी, और कब शीत ऋतु देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में काफी बढ़िया से हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर आगे देखने को जब हमें मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों हम इन्हें यहाँ पे हमने 3 जो है शाखाएं हैं हमारे भौतिक भूगोल की, वो हमने जानने की कोशिश करी है। कौन कौन सी, भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान यानी कि समुद्र विज्ञान, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो मृदा भूगोल यानी कि सोइल ज्योग्राफी के बारे में बच्चों हम एक उपागम है उसका देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, कैसे देखने को मिलता है, इसके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, यानी जो मिट्टी हो निर्माण हो रही है ना, उसकी कुछ प्रक्रिया होगी, तो उसी प्रकार निर्माण हो रही होगी। साथ में हम क्या पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रकार, मिट्टी के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, उसके अपने कुछ गुण होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में उर्वरता, उनके अंदर जो प्रचुर मात्रा होती है ना बच्चों, जो उपजाऊपन की मात्रा होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भौगोलिक वितरण, यानी कि जो मिट्टी है, अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड और इनका उपयोग, जो मिट्टी है ना, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसके बारे में हम सोइल ज्योग्राफी के अंदर बच्चों जानते हैं, ठीक है। फिर अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो मानव भूगोल होता है ना बच्चों, उसका क्या काम होता है, ठीक है। इसके अंदर हमें मानव भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलता है, इसके बारे में बच्चों हम जानेंगे। यानी कि मानव भूगोल में ना मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी उसके द्वारा निर्मित कुछ संस्कृत परिवेश होता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी प्राकृतिक पर्यावरणों के
बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इसकी जो 5 प्रमुख शाखाएं होती हैं, यानी बच्चों जब हम मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं ना, तो मानव के द्वारा कुछ संरचनाएं निर्मित की जाती हैं, ठीक है। घर बनाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वो प्रयोग करता है अपने जीवन के अंदर। तो उसके अंदर जो संबंध पाए जाते हैं मानव और प्रकृति के बीच, वो बच्चों हम मानव भूगोल के अंदर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, इसका क्या मतलब है? यानी कि बच्चों इसमें समाज की, जो समाज होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। समाज के अंदर कुछ संरचनाएं देखने को मिलती है, जैसे बिल्डिंग बनी देखने को मिल जाएगी आपको, स्कूल बने देखने को मिल जाएंगे, उनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तथा मनुष्य द्वारा विकसित भाषा के बारे में पढ़ते हैं, उनके धर्म के बारे में पढ़ते हैं, साथ में उनके रीति रिवाज और संस्कृति का क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है, ठीक है बच्चों। यानी कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक है ना, जो समाज है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में बच्चों हम पढ़ते हैं, ठीक है। एंड क्या होता है, मनुष्य द्वारा कुछ विकसित भाषा है, मनुष्य की भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। साथ में हम देखते हैं उनके कुछ त्योहार होते हैं, उनके कुछ धर्म होते हैं, उनके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। और रीति रिवाज होते हैं, उनके खाने पीने के तरीकों के बारे में इसके अंदर बच्चों हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। यानी कि जनसंख्या भूगोल में ना जनसंख्या की वृद्धि, यानी कि जो बच्चों जनसंख्या है उसकी वृद्धि के क्या कारण है, वृद्धि के कारणों, और किस जगह पे बच्चों जनसंख्या कम है ज्यादा है, उसका वितरण किस प्रकार देखने को मिलता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात का मतलब होता है कि बच्चों महिलाओं की कितनी संख्या है, पुरुषों की कितनी संख्या है, तथा वे संख्या के अनुसार कौन सी संख्या किस कार्य में लगी है, कितनी संख्या, तो उसके बारे में इसमें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। साथ में बच्चों हम उसके जो रहने का मतलब होता है प्रवास, ठीक है। फिर हम व्यवसायिक संरचना का अध्ययन करेंगे, यानी जो व्यवसाय किए जाते हैं, ठीक है, जनसंख्या के द्वारा, उसके बारे में बच्चों इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर अधिवास भूगोल में ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों की, यानी कि जो आप देखते हो ना ग्रामीण के अंदर जो बस्तियां होती हैं वो आपको अलग टाइप में कुछ देखने को मिलेगी, कच्चे मकान देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप शहर के अंदर आ जाओगे ना, तो वहां पे आपको बस्तियां जो होंगी वो पक्की ईंटों के रूप में तैयार में देखने को मिलेंगी, ठीक है। मकान पक्के बने हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो ग्रामीण बस्तियों के अंदर आप देखोगे तो खेती देखने को मिलेगी, लेकिन शहरी बस्तियों के अंदर बहुत कम मात्रा में ये चीज देखने को मिलती है। तो ये क्या करता है ना, ये इन चीजों का नाम है बच्चों, क्या करता है, इनके संरचना किस प्रकार होता है, इनका वितरण, इनका विकास किस प्रकार हो रहा है, इसके बारे में बताने का बच्चों प्रयास करता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल यानी कि बच्चों इसमें मानव की उत्पादन, जो मानव है ना आर्थिक भूगोल के अंदर, वो क्या उत्पादन कर रहा है, किस चीज का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब किसी की कंपनी है, कोई ये फोन निर्माण कर रहा है, ठीक है, कोई अपना खेती वगैरह कर रहा है, ठीक है, वो निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उत्पादन होता है। फिर क्या होता है उसका वितरण, जो उत्पादन तो उसने कर लिया, ठीक है, अब उसका वितरण कहाँ कहाँ करता है आर्थिक भूगोल के अंदर, और उससे जो विनिमय यानी लेन से देन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों का क्या किया जाता है बच्चों, इसके अंदर उसका अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो संसाधन होते हैं, कृषि होती है, उद्योग होते हैं, परिवहन होते हैं, विपणन, पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल को भी क्या करता है, शामिल करता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बच्चों हम आर्थिक भूगोल के अंदर जो संसाधन होते हैं, कृषि होती है, उद्योग जो होते हैं किए जाते हैं, ठीक है, जो परिवहन पर्यटन व्यवस्था देखने को मिलती है, इसका हम अध्ययन बच्चों करते हैं। वो किसके अंदर करते हैं, वो बच्चों हम आर्थिक भूगोल के अंदर इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब हम ये बच्चों देखेंगे कि ऐतिहासिक भूगोल क्या होता है, ये भी तो मतलब है ऐतिहासिक भूगोल। इसके अंदर बच्चों क्या होता है ना, उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनके कारण किसी क्षेत्र के
स्थानिक संगठन, समाज तथा भौगोलिक स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन आए। यानी कि इतिहास के भूगोल के अंदर हम देखते हैं तो हम इस चीज का अध्ययन करते हैं कि जिस समाज में आज हम रह रहे हैं, क्या ये लाखों वर्षों पहले ऐसा ही था कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। समाज के अंदर जो परंपरा है, ठीक है, जो त्योहार हैं एंड जो हमारे रहने सहने का तरीका है, क्या वो वर्तमान में जो है वो अतीत में हमें देखने को वैसे ही मिलता था कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं? तो बच्चों जिस प्रकार इतिहास से हम वर्तमान की तरफ देखने का प्रयास करते हैं ना, तो उसी को बच्चों क्या कहा जाता है? उसी को बच्चों ऐतिहासिक भूगोल कहा जाता है। ठीक है, फिर बच्चों हम देखते हैं कि राजनीतिक भूगोल, यानी कि राजनीतिक भूगोल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें देशों, राज्यों की सीमाओं, राजनीतिक इकाइयों के आपसी संबंध और भौगोलिक स्थिति तथा शक्ति के स्थानिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चों राजनीतिक भूगोल के अंदर ना हम ये देखते हैं कि इसमें जो एक राज्य है उसकी सीमाएं, जो उसकी बाउंड्री होती है वो कहाँ तक है, और उसके अंदर कोई सरकार वगैरह होती है, ठीक है, तो उसका अध्ययन करते हैं। साथ में जो समाज के अंदर उस इकाई का क्या संबंध है वो क्या देखने को मिलता है, उसका अध्ययन करते हैं। एंड साथ में हम क्या करते हैं? भौगोलिक स्थिति तथा जो शक्ति है ना उसका स्थानिक संगठन जो बना हुआ है, स्थानिक संगठन यानी समाज के अंदर जो संगठन देखने को मिलता है, उसके बारे में बच्चों हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखने को मिलेगा जीव भूगोल। दो शाखाएं जो बच्चों मेन थी हमारी, वो कौन सी थी? एक हमारा भौतिक भूगोल थी, और दूसरा हमें क्या था? दूसरा बच्चों क्या था? दूसरा थी मानव भूगोल। ठीक है, काफी विस्तार से बच्चों हमने इनको जाना कि हम इसके अंदर किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि जीव भूगोल, इसके अंदर हम किस कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीव भूगोल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्या जितने भी पौधे होते हैं उनके टाइप, ठीक है, उनसे हमें क्या मिल रहा है, साथ में जीव जंतुओं और उनके पर्यावरण के बीच किस प्रकार संबंध देखने को मिलते हैं ना, उसका अध्ययन किया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख शाखाएं भी हैं जैसे कि पादप भूगोल। इसके अंदर बच्चों हम प्राकृतिक वनस्पति के वितरण और उससे प्रभावित करने वाली, यानी कि बच्चों इसके अंदर हम क्या देखने की कोशिश करते हैं? इसके अंदर बच्चों हम इसमें क्या पादप भूगोल के अंदर हम क्या देखने को मिलता है, यानी कि इसमें प्राकृतिक वनस्पति के वितरण तथा उसे प्रभावित करने वाले भूगोलिक जो दशाएं होती हैं वो क्या है, जो कि पादप भूगोल के अंदर जो वनस्पति होती है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, और वनस्पति का निर्माण इस प्रकार होता है। साथ में ये भी होता है कि कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वो बच्चों हम किसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं? वो बच्चों हम पादप भूगोल के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर बच्चों हम देखेंगे कि प्राणी भूगोल। प्राणी भूगोल ये क्या होता है बच्चों? इसमें ना बच्चों जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और वो किस किस जगह पे अधिक देखने को मिलते हैं और किस जगह पे कम, मतलब उनकी विशेषताएं क्या है, और साथ में वो प्राकृतिक आवास उनका किस प्रकार का होता है, उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं बच्चों? उसका अध्ययन जो है हम उसका जो अध्ययन है ना बच्चों वो हम करते हैं प्राणी भूगोल के अंदर। ठीक है, फिर है इसकी बच्चों एक परिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल। ठीक है, इसके दो शाखाएं और हैं। ठीक है, जो पारिस्थितिकी है ना हमारे बच्चों, इकोलॉजी इसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। इसमें जीवों, उसके आवास, यानी कि जीवों के रहने का कुछ आवास होता है अपना, ठीक है, उसके और पर्यावरण के बीच उनके क्या संबंध है। ठीक है, इकोलॉजी के अंदर बच्चों हम इकोलॉजी जो जो ज्योग्राफी होती है ना बच्चों उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, फिर बच्चों हम क्या करते हैं? पर्यावरण भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पर्यावरण भूगोल के अंदर बच्चों हम प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं,
भूमि निम्नीकरण या भूमि क्षारीयकरण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसके अंदर असंतुलन देखने को मिलता है सभी जगह पर ना बच्चों में। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना वो समान रूप से क्या होते हैं, वो बच्चों देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसका जो अध्ययन किया जाता है ना बच्चों, वो किसके अंदर किया जाता है, वो पर्यावरण भूगोल के अंदर किया जाता है, ठीक है। साथ में बच्चों हम इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि जो पर्यावरण है ना इसको साफ और सुथरा यानी सुरक्षित रखने के विषय में भी हम क्या करते हैं, सुरक्षित रखने का जो विषय होता है ना पर्यावरण को, उसका अध्ययन भी बच्चों हम पर्यावरण के जो भूगोल है ना उसके अंदर करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने देखा है जो हमारा सिस्टोमेटिक अप्रोच थी ना, उपागम था, उसके अंदर कुछ शाखाएं देखने को मिली थी। तो उनका तो बच्चों हमने काफी अच्छे से अध्ययन किया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की कुछ शाखाएं हैं वो क्या है, ठीक है। यानी कि बच्चों जो प्रादेशिक उपागम है ना, प्रादेशिक उपागम में पृथ्वी की विभिन्न प्रदेशों अथवा क्षेत्रों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो पृथ्वी के जो विभिन्न प्रदेश होते हैं, जैसे हम भारत के अंदर मान लेते हैं, भारत के अंदर 28 राज्य है, ठीक है। अब 28 राज्यों को अलग अलग राज्य के अंदर वो क्या करते हैं, बांट लेते हैं विभिन्न प्रदेशों के आधार पर, और उन क्षेत्रों में बांट कर क्या करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है कि किस प्रदेश में प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों को एक दूसरे से जोड़कर साझा किया जाता है। इसके अंदर बच्चों क्या किया जाता है, अब हमने जो 28 राज्य थे उनको बांट लिया, उसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पर प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार के अलग अलग राज्य के अंदर, वहां पे जो सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है वो क्या अलग है या सेम है, उनमें क्या अंतर देखने को मिलता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और साथ में बच्चों हम आर्थिक तत्वों को, यानी कि जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं ना जो 28 राज्यों के अंदर किए जाएंगे वो किस प्रकार के होंगे, ठीक है। क्या वो समान होंगे, क्या फिर असमान होंगे, ठीक है। इनके बारे में बच्चों अध्ययन किया जाता है। और साथ में क्या किया जाता है, जो 28 राज्य है ना इनका अलग अलग जब बांट कर अध्ययन किया जाता ना, तो इनको फिर क्या करेगा, अलग अलग जब बांट के अध्ययन किया गया फिर आपस में ना जोड़कर देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन से संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। एंड क्या सभी जगह संसाधन प्राप्त होते हैं एक ही प्रकार के, तो इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि जितने भी हम प्रादेशिक आधार पर बांटते हैं ना, बाद में इनको क्या करते हैं, जोड़कर इनका अध्ययन किया जाता है बच्चों, ठीक है। फिर प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें किसी प्रदेश की प्राकृतिक एवं मानवीय विशेषताओं का समग्र अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चों जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी प्रदेश की प्राकृतिक मानवीय विशेषताओं का समग्र जो अध्ययन होता है ना वो किया जाता है। यानी क्षेत्र के आकार पर इसे क्या कहा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। प्रादेशिक के अंदर बच्चों क्या होता है ना, किसी प्राकृतिक यानी किसी प्रदेश की, जो मान लेते हैं हम यूपी की या राजस्थान की, किसी एक की भी मान लेते हैं, ठीक है। हम उसमें देखेंगे जो मानव है जो इस प्रकार रहता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है, तथा वो किस प्रकार अपनी कृषि वगैरह करते हैं ना, इनका क्षेत्रों के आकार के आधार पर क्या किया जाता है, इसके अंदर बच्चों अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और ये ना हमें 3 भागों में देखने को मिलती है। पहला मैक्रो रीजनल स्टडीज, ठीक है, यानी बड़े भौगोलिक प्रदेश का अध्ययन। बड़े भौगोलिक प्रदेश हम मान लेते हैं कि भारत है, इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश यानी कि मीसो रीजनल स्टडीज, मीसो रीजनल स्टडीज यानी मध्यम आकार वाले प्रदेश का अध्ययन, ठीक है। मध्यम यूपी मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है उस राज्य की, ठीक है। फिर सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, माइक्रो रीजनल स्टडीज यानी छोटे और सीमित क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन। अब कोई ऐसा राज्य भी है ना जिसकी जनसंख्या कम है तो उसे छोटा, अब इनके बीच क्या किया जाता, अध्ययन किया जाता अलग अलग इस तरीके से बांट के बच्चों, ठीक है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्रादेशिक नियोजन, यानी कि जो प्रादेशिक होता है ना उसका नियोजन किस प्रकार होता है। इसमें बच्चों
किसी क्षेत्र के उपलब्ध संसाधनों, यानी किसी क्षेत्र में जो संसाधन है, उपलब्ध संसाधनों, जनसंख्या और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके व्यवस्थित विकास की योजना बनाई जाती है। यानी किसी क्षेत्र के अंदर ना बच्चों जो संसाधन होते हैं उनकी उपलब्धता और उनकी आवश्यकता है कितनी है, नहीं उसके आधार पर क्या बनाया जाता है बच्चों, नियोजन बनाया जाता है। ठीक है, ये नियोजन दो प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला देश एवं ग्रामीण नियोजन, यानी कि इसके अंदर कोई संसाधन है जो उपलब्ध है, ठीक है, और उनकी आवश्यकता से अधिक है तो क्या किया जाता है ना बच्चों, एक योजना बना ली जाती है। अगर संसाधन अधिक है ना, तो जिन क्षेत्रों में कम संसाधन है तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ से लेकर उस जगह पे संसाधन को क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई संसाधन यहाँ प्राप्त हो रहा है दूसरी जगह नहीं प्राप्त हो रहा, तो अगर इसका सही से इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तभी तो बचा पाएंगे। ठीक है, फिर नगर एवं शहरी योजना नियोजन, नगर एवं शहरी नियोजन, इस प्रकार बच्चों अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर क्या किया जाता है, जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उसकी आवश्यकता अनुसार क्या किया जाता है, नियोजन, यानी कि प्लानिंग बनाई जाती है बच्चों। ठीक है, फिर प्रादेशिक विकास, यानी कि इस शाखा में किसी प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक विकास का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना तथा सभी क्षेत्रों में संसाधनों और सुविधाओं का संतुलित विकास सुनिश्चित करना। यानी कि प्रादेशिक विकास के अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा राज्य ज्यादा विकसित है, ठीक है, कौन सा राज्य ज्यादा विकसित है। ठीक है, और ये क्या करता है ना, जो असमानता है उसको क्या करता है, ये वाला क्षेत्र उसको कम करने का काम करता है, तथा जो सभी क्षेत्र में संसाधनों की जो सुविधा है उनको संतुलित व्यवस्था, संतुलित विकास के रूप में सुनिश्चित करने का काम जो कार्य होता है ना बच्चों, वो ये करता है। ठीक है, वो कौन करता है, वो बच्चों प्रादेशिक विकास करता है। ठीक है, इसके बाद एक बच्चों प्रादेशिक विश्लेषण, ये क्या बताता है, ठीक, इसमें ना किसी प्रदेश की प्राकृतिक दशाओं, जनसंख्या, संसाधनों, आर्थिक गतिविधियों और विकास की स्थिति का विश्लेषण क्या किया जाता है बच्चों, इसके अंदर किया जाता है। इससे उस क्षेत्र की विशेषताओं, समस्याओं और विकास की संभावनाओं को समझने में सहायता मिलती है। यानी कि प्रादेशिक विश्लेषण के आधार पर हम क्या करते हैं, जो प्राकृतिक दशाएं किस प्रकार के हैं, उसके अंदर कितनी जनसंख्या है, किस प्रकार की जनसंख्या है, तथा उसके अंदर कौन से जो आर्थिक गतिविधियां ना बच्चों वो की जाती हैं, और विकास की स्थिति का जो विकास की स्थिति किस प्रकार की उसका क्या किया जाता है, इसके अंदर बच्चों विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, उस क्षेत्र की विशेषताएं, समस्याओं और विकास की संभावनाएं क्या होती हैं उनको समझने में बच्चों क्या होता है, मदद मिलती है इसके द्वारा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो भौतिक भूगोल है, ये हमारा बच्चों लास्ट जो हमारा टॉपिक है, ये है लास्ट 11 चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, ये हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है बच्चों। इसके अंदर हम जो भौतिक भूगोल है ना उसका अध्ययन अगर करेंगे तो कुछ महत्व होना चाहिए। वो क्या महत्व है उसके बारे में बच्चों हम पढ़ते हैं। यानी कि स्थल रूप मानव गतिविधियों को आधार प्रदान करते हैं। यानी कि स्थल रूप यानी कि जो संरचनाएं होती हैं बच्चों, ठीक है, पर्वत का निर्माण हो रहा, पठार का निर्माण हो रहा है, ठीक है, और मैदानों का निर्माण हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये बच्चों स्थल रूप जो होते हैं इनका निर्माण हो रहा है। ठीक, इनको हमें क्या, इनकी संरचनाएं किस प्रकार निर्मित हो रही है, ठीक है, ये किस काम के लिए उपयोगी हो, ये कौन बताता है, ये बच्चों हमें भौतिक भूगोल बताता है। ठीक है, और एक क्यों निर्माण हो रही है, इसके पीछे क्या प्रक्रिया है ना बच्चों, ये कौन बताने का काम करता है, ये बच्चों हमें बताने का काम करता है भौतिक भूगोल। ठीक है, फिर जलवायु क्या करती है, जलवायु परिवर्तित होती तो वो क्या, भोजन, वस्त्र और आवास को प्रभावित करती है। यानी कि जब बच्चों जलवायु जो परिवर्तित होती है ना, तो वो क्या करेगा, भोजन, हमारे वस्त्र पहनने के तरीके, ठीक है, और आवास को क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे, मान लो अब गर्मी है, गर्मी में तो अभी आप हाफ टी शर्ट पहन लेते हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी सर्दी आएगी, ठीक है,
तो उसके अंदर बच्चों क्या होता है, आप जैकेट स्वेटर वगैरह पहनने लगते हो, तो ये क्या होता है ना, आपके वस्त्र मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है, पहनने का तरीका उन्हें चेंज होता है, साथ में खाने पीने का तरीका चेंज होता है, ठीक है। अभी तो आप जूस वगैरह पीते हो, ठीक है, लेकिन सर्दी में बहुत कम हो जाता है वो चीज, ठीक, ठंडी चीजें कम हो जाती है खाने के लिए। तो ये क्या करता है ना, आपके खान पान के तरीके में, वस्त्र पहनने के तरीके और रहन सहन का जो आवास होता है उसके अंदर क्या करता है, ये जो क्या करता है भौतिक भूगोल, उसको क्या करता है बच्चों, प्रभावित करने का काम करता है। इसलिए जो भौतिक भूगोल का जो महत्व है ना बच्चों, हम पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, जल स्रोत, यानी मानव जीवन और कृषि के लिए आवश्यक है। जल स्रोत है ना बच्चों, समुद्र हो गया, नहर हो गई, नदी हो गई, तालाब हो गए, कुएं हो गए, इनका जो अध्ययन है ना बच्चों वो, और कृषि के लिए ये क्यों आवश्यक है, ये कौन बताते हैं हमें बच्चों, भौतिक भूगोल बताता है, इसलिए इसका जो महत्व होता है काफी अधिक हो जाता है। फिर मिट्टी, मिट्टी कृषि और जीव जगत का ना प्रमुख आधार होता है, यानी कि जो बच्चों मिट्टी होती है ना, वो क्या होती है, वो कृषि, और जो मिट्टी होती है ना बच्चों, वो कृषि, जो जीव जगत है ना, इसका क्या होता है, प्रमुख आधार होता है, क्योंकि मिट्टी के द्वारा हम कृषि कर पाते हैं। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, बंजर होगी, तो कृषि नहीं हो पाएगी, सिंपल सी बात है। फिर क्या होती, भौतिक भूगोल जो होता है उसका संसाधन जो होता है उनको संरक्षण और सतत विकास में सहायक होती है, यानी कि जो बच्चों भौतिक भूगोल के अंदर जो संसाधन होते हैं उनका हम क्या करते हैं, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करते हैं तथा उनको सुरक्षित रखने का काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, जो सतत जो विकास होता है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है बच्चों। फिर ये जो भूगोल है ना बच्चों, इसका जो अध्ययन है ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। इसको हम अर्थशास्त्र के रूप में भी देखते हैं, जैसे कृषि वाला टॉपिक देखते हैं, ठीक है, राजनीति के रूप में भी देखते हैं जो कि राजनीतिक भूगोल को बताता है, साथ में बच्चों हम इतिहास के रूप में भी देखते हैं जो कि ऐतिहासिक भूगोल के बारे में बताता है। इस प्रकार जो बच्चों जो भूगोल है ना, वो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ काम करता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस जो भूगोल है ना, इसका हम अध्ययन अलग अलग विषयों के अंदर भी देखने को, इसका जो प्रयोग, इसका जो अध्ययन है भूगोल का, इसका अध्ययन जो है बच्चों, वो अलग अलग विषय के रूप में भी देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो पहला चैप्टर था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्लास 11 का ज्योग्राफी का, जिसका जिसका चैप्टर नाम है, जो हमारा बच्चों जो हमारा क्लास 11 है ना भौतिक भूगोल की, उसका चैप्टर नंबर 1 हमारा खत्म होता है भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बारे में हम बच्चों ये बताएंगे कि जो बिग बैंग की घटना हुई कैसे हुई, ठीक है, उसके क्या कारण थे, साथ में बच्चों जो परिकल्पना है, निहारिका वगैरह है, ठीक है, उनके, और जो हमारे ग्रह वगैरह हैं इनके बारे में काफी विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे जलमंडल का विकास हुआ, कैसे स्थल मंडल का विकास हुआ, एंड कैसे वायुमंडल का विकास हुआ। इन सब के बारे में बच्चों हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में, ठीक है।